दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा अपने वीडियो में कि शनि देव अब शतभिषा नक्षत्र में विचरण करेंगे और ये जो विचरण की स्थिति होगी ये 15 मार्च 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक होगी। उसके बाद कुछ दिन ये बाहर जाएंगे, लेकिन 24 नवंबर 2023 से फिर अप्रैल 6 2024 तक ये शतभिषा नक्षत्र में विचरण करेंगे। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी होता है राहु, तो यहाँ पर दो ग्रहों का समावेश हो रहा है, एक शनि का और दूसरे राहु का। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि शनि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट किसी की भी जन्मपत्री में होता है। ये धीरे धीरे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन व्यापक और प्रभावी रिजल्ट देते हैं। और ये खगोलीय जो चेंज है एक आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ प्रभावित करेगी, क्योंकि ये स्लो गति से चलने वाला ग्रह है। और इसमें मैं आज जो चर्चा का मेरा विषय होगा, मैं ये चर्चा करूँगा कि जो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में अलग अलग नक्षत्रों में बहुत से लोगों का जन्म होता है। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गया, भरणी हो गया, कृत्तिका, रोहिणी और भी जितने सारे नक्षत्र हैं, ये नक्षत्रों के अनुसार अगर किसी का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम वेदांग ज्योतिष की बात करें तो शनि देव अभी कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, और कुंभ राशि जो है उसमें जो 9 चरण होते हैं 3 नक्षत्रों के, घनिष्ठा का 2 चरण, शतभिषा का 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण, अगर इन चरणों में किसी का भी जन्म होता है तो ये सीधे मतलब कुंभ राशि में के जातक कहलाते हैं। और शतभिषा नक्षत्र की जो योनि होती है जिसमें अब शनि देव विचरण करेंगे, अश्व की योनि होती है। अश्व क्या है? अश्व जो है जिसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं, इज ए फुल पावर, फुल एनर्जी, एंथुसियास्टिक। मतलब कहते हैं ना हम लोग किसी भी के पावर को जांचना है तो बोलते हैं हाउस पावर। तो ये अपने आप में ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कुछ प्रभाव दिखाएगा जन्मपत्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु ये अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, कब क्या करेगा नोबडी नोज़, क्योंकि ये इसका धड़ ही नहीं है, केवल सर है। और दूसरा क्या है, इसको हम लोग ब्लू एनर्जी भी बोलते हैं। और यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में शनि देव जो विचरण करेंगे, यहाँ पर जो क्लस्टर होगा 100 स्टार्स का होगा। नक्षत्र क्या होता है? दिस इज ए मतलब क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो इसीलिए इसको कहा था शतभिषा। शत मतलब 100, विषा मतलब कॉम्बिनेशन, यानी इसको शत तारका भी हम लोग कहीं कहीं पर बोलते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि जिनकी जन्मपत्री में किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के अनुसार उस तारा बल को हम लोग काउंट करेंगे। उस तारा बल में 9 श्रेणियां होती हैं, उसके अनुसार क्या प्रभाव उनके जन्मपत्री में पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ शतभिषा नक्षत्र का, शनि का। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि शतभिषा नक्षत्र जो है उसके स्वामी शनि देव होते हैं, राहु होते हैं, और ये अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट हैं। पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करते हैं और भी बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल जो घटनाएं होती हैं, लीगल वाद विवाद, कोर्ट कचहरी मुकदमा, लेकिन अचानक सट्टा, स्मगलिंग, चोरी, इन चीज़ों का भी कारक ये राहुदेव हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं। दूसरा शतभिषा नक्षत्र जो मैंने आपसे कहा, दिस इज ए क्लस्टर ऑफ 100 तारा, ठीक है। और शनि राहु का यहाँ कम्बिनेशन है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों के कम्बिनेशन को जोड़ने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए अगर शतभिषा नक्षत्र में शनि देव विचरण कर रहे हैं, और शनि देव जिन चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, जुडिशरी में कुछ चेंजेस हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गया,
इंडस्ट्रियल स्ट्राइक फिट करेंगे बट सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा काम धंधा, कार्य क्षेत्र, बिजनेस, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये शनि और राहु। अगर दोनों का कम्बिनेशन हो गया तो भारत के सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। उतना ही नहीं, इस नए नक्षत्र के संयोजन से, राहु और शतभिषा नक्षत्र के नए व्यापार, रियल एस्टेट, इन चीज़ों के बिजनेस में उछाल बढ़ने की संभावना है। ठीक है, और नया स्कैम भी सामने आ सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पॉलिटिकली कुछ ऐसे एजेंडा उठेंगे कि समझिए कि पूरी राजनीति जो है वह एक तरह से प्रभावित होगी। और शनि और राहु का जहाँ कम्बिनेशन होता है वहाँ पर सर्जरी का भी थोड़ा सा चांसेस बनता है। आदमी थोड़ा सा इन्वेंटर टाइप का आदमी होता है, मतलब थोड़ा सोचने उचने वाला ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही अनूठा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, हर नक्षत्र की अपनी विशेषता होती है, सबका अपना क्षेत्र और महत्व है। और जब शनि शतभिषा नक्षत्र में विचरण करेंगे, चूँकि यहाँ पर शनि और राहु, मतलब शतभिषा का स्वामी राहु होता है, दोनों का कम्बिनेशन हो रहा है। और शतभिषा नक्षत्र में जो कुंभ राशि होगी वो 6 डिग्री 40 मिनट से 60 मिनट तक होगी। और कहने का मतलब ये समझिए 6 मिनट 40 डिग्री पर अवस्थित होता है। ठीक है, शतभिषा नक्षत्र वाले लोग, अगर किसी का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो समझिए वो ज्योतिष, प्रभावशाली, हितैषी और थोड़ा सा अलग रहने वाले लोग होते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं जल्दी झुकते भी नहीं हैं, चूँकि शनिदेव जो होते हैं खुद आत्मसम्मान के ग्रह हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी। कम्युनिकेशन, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी रिसर्च, लेदर इंडस्ट्री, जेल से रिलेटेड, गुप्त विद्या वाले रोग के व्यापार में, इनसे जुड़े क्षेत्र के लोग थोड़ा सा प्रभावित होंगे, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये डिपेंड करता है इनके जन्मपत्री पर कि किस तरह से अवस्थित है, राहु कहाँ पर अवस्थित हैं, शनि कहाँ पर अवस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्बिनेशन शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जिस अंग को ये रिप्रेजेंट करते हैं, पिंडली, पिंडली की मांसपेशियाँ किस रोग को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन, ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर वगैरह को, उसके बाद स्ट्रैगरिंग वॉक, मतलब क्योंकि ये धीमे चलने वाला ग्रह है और थोड़ा सा ये भटक कर भी चलते हैं शनिदेव। ठीक है, एम्पुटेशन वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं। गठिया, हार्ट प्रॉब्लम, इन चीज़ों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को थोड़ा सा सावधान रहना है। इन चीज़ों को ये जो कम्बिनेशन है ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं बात करूँगा नक्षत्रों की, तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र का जो गोचर नक्षत्रों के अनुसार कैसा होगा उस पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, जनपत्र विश्लेषण में बहुत जगहों पर जो नक्षत्रों का प्रभाव और गणना कौन हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो समझिए नक्षत्रों को लोग कुछ वैल्यू ही नहीं देते, जबकि महाभारत में भी आप देखेंगे, रामायण काल में भी नक्षत्रों की चर्चा होती थी। तो नक्षत्रों को अगर आप अपने जन्मपत्री में गौण कर देते हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। आप अगर माइक्रोनाइज एनालिसिस चाहते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजी, किसी भी जन्मपत्री का, तो ग्रहों के साथ आपको नक्षत्रों को भी रेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। सूर्य और शनि में शत्रुता है। अगर सूर्य शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, सूर्य आपके जन्मपत्री में एक कारक ग्रह ही है, अगर उसकी महादशा आ गई सूर्य की, तो आप क्या सोचते हैं कि वहाँ के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। साउथ में काफ़ी इम्फेसिस दिया जाता है इन नक्षत्रों पर, और नक्षत्रों के विवेचना पर काफ़ी जोर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अब आपको लगता है कि आपको अपना नक्षत्र जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने टूडे डिटेल्स के साथ
मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। तो आज मैं जो चर्चा का विषय है कि जो 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है, उन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सतभिषा नक्षत्र के गोचर से शनि देव का। देखिए, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा तारा का। तो तारा बल जो है, हम लोग ऐसे तो शादी वादी में, जैसे अगर तारा के अनुसार एक्चुअली ये जन्म नक्षत्र से तारा होता क्या है। देखिए, जो भचक्र होता है, जिस ऑर्बिट में ये प्लैनेट चलते हैं, ठीक है, नक्षत्रों का वितरण इस तरह से किया गया है कि एक स्वामी, मतलब एक जो ग्रह होते हैं उसके 3 नक्षत्र होते हैं। 9 प्लैनेट हैं, तो 9 3 जा 27 नक्षत्र हो गए। और क्या होता है, और सबकी जो आवृत्ति है उसमें एक रूपता है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपका जन्म नक्षत्र मान लिया अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, तो उससे 9वां नक्षत्र जो आएगा, ठीक है, वो भी, उसका भी स्वामी वही होगा। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, तो उसका जो 9वां नक्षत्र आएगा, जिसको हम लोग मघा नक्षत्र बोलेंगे, उसका स्वामी भी केतु हो जाएगा। उसी प्रकार 18वां नक्षत्र जो आएगा वो भी उसी के नक्षत्र में आ जाएगा, मतलब उसी राशि के नक्षत्र में आ जाएगा। तो ये एक रूपता बनी रहती है। तो इस प्रकार अगर आपके जन्म नक्षत्र से 10वां और 19वां नक्षत्र जो है वो जन्म नक्षत्र की श्रेणी में, जन्म नक्षत्र का मतलब क्या हुआ, अगर आपके राशि स्वामी केतु हैं तो आपके 10वां जो नक्षत्र होंगे आपके राशि, मतलब आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार 19वां जो नक्षत्र होंगे उसके स्वामी भी केतु ही हो जाएंगे। और जैसे सपोज किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र जो है उससे जो 10वां नक्षत्र वो मघा आ जाएगा, जिसको हम लोग अनुजन्म बोलेंगे, तथा इससे जो 10वां नक्षत्र होगा वो आ जाएगा मूल, जिसके स्वामी भी केतु होते हैं, जिसको त्रिजन नक्षत्र बोलते हैं। इसी के उल्टा अगर आप, जिसका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, तो वो जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र में हुआ है अनुजन्म, और अश्विनी नक्षत्र जो हो जाएगा वो त्रिजन नक्षत्र होगा। तो फलित की जो दृष्टि होती है उसके अनुसार हम लोग इसको, मतलब तीनों को ही जन्म नक्षत्र की श्रेणी में मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक चर्चा की तारा। एक्चुअली ये तारा होता क्या है। देखिए, जिस जन्म में नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके बाद किसी भी नक्षत्र को आप कैलकुलेट करते हैं तो वो संख्या तारा कहलाती है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नक्षत्रों की 3 आवृत्ति के कारण तारा की भी जो संख्या होती है ना, 1 से 9 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर उससे ज़्यादा भी हो गई तो 9 से भाग देने के बाद जो बचेगा वो फिर तारा कहला जाएगी। और इन 9 जो तारे होते हैं, जो 3 आवृत्ति होती है, उसमें को हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर आपके जन्म नक्षत्र से पहला तारा आ रहा है, तो दोस्तों अगर आपका तारा जो होता है अगर पहला आता है जन्म नक्षत्र के अनुसार, तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ। इसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संपत्ति, मीन्स प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन तीसरा अगर आता है जन्म नक्षत्र के बाद अगर तारा, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। वो थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, डेंजरस, हम लोग डेंजरस उसको कहते हैं, ठीक है। चौथा अगर आ गया तो इट विल प्रोवाइड सम हैप्पीनेस टू यू, लेकिन 5वां आपको दुश्मन पैदा कर देगा, अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा अगर छठा आ जाता है तो इसको हम लोग साधक बोलते हैं। आपने जो काम, मतलब जो सोचा है वो चीज़ें पूरी होती है आपकी, चली जाएंगी। लेकिन 7वां अगर आ गया तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसको हम लोग बद बोलते हैं। बद का मतलब ये नहीं, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड। और 8वां 9वां जो होता है मतलब मित्र और अधिमित्र की श्रेणी में आ जाता है। तो आप इस तरह से, जैसे तारा की जो आवृत्तियाँ हो गई,
आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपका तारा जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 23 और 25वें आते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाएंगे। लेकिन शेष अगर 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 आते हैं तो ये शुभ कहे जाते हैं। तो जिनकी भी जन्म पत्री में जन्म नक्षत्र के अनुसार अगर 3, 5, 3 जिसको विपत बोलते हैं, 5 को हम लोग प्रत्यरी बोलते हैं और 7 को हम लोग बध बोलते हैं, अगर ग्रह जो होंगे कोई भी ग्रह वहाँ स्थित होगा वो अशुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर इसी नक्षत्र के जो स्वामी हो गए, अगर वो 6ठे, 8वें, 12वें हो गए तब थोड़ा सा और एग्रेवेट कर देते हैं रिज़ल्ट के नेगेटिविटी को। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर आपका जन्म, देखिए इसमें मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन करने के कारण थोड़ा सा मुझे जो जॉट डाउन किया था उस टेक्स्ट को भी देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं और 27 जो नक्षत्र हैं सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जैसे पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी होता है, दूसरा भरनी होता है, तीसरा कृत्तिका होता है, चौथा रोहिणी होता है, 5वां मृगशिरा होता है, 6ठा आद्रा होता है, 7वां पुनर्वसु होता है। इस तरह से ये क्रम चलते रहता है। 27 नक्षत्र के बाद फिर से वही आवृत्ति हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ, जो मैंने आपसे चर्चा किया कि शतभिषा नक्षत्र में शनि का विचरण क्या प्रभाव डालेगा आपके जन्म नक्षत्र पे। तो देखिए, अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो यहाँ पर आप आ जा रहे हैं साधक की श्रेणी में। तो ये आपको एक पूरे, जब तक शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और अगर आपकी जन्मपत्री में शनि कारक ग्रह भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा संदेश लेकर आएंगे। फेवरेबल पोजीशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे, आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका जन्म भरनी नक्षत्र में हुआ है तो आप आ जाएंगे प्रत्यरी, यानी एनिमोसिटी। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, कुछ अनवांटेड आपके कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे, व्यापारिक हो या मतलब ये पर्सनल हो। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है भरनी नक्षत्र वाले। तो भरनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र देव को थोड़ा सा मना लीजिएगा, शुक्र की थोड़ा आराधना कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वो आपको कुछ मतलब कंक्लूज़न भी बताते चल रहा हूँ, मतलब कि सो दैट कि यू कुड कम्बैट द जो नेगेटिविटी है प्लैनेट्स की, ठीक है। अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, ये तीसरा नक्षत्र कहलाता है आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार, तो ये आ जाता है 6 में। तो ये आपका हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, फ्रेंडशिप प्रोवाइड करेगा। अगर आपका कहीं पर विवाद चल रहा है, विवाद सॉल्व हो जाएगा, अच्छे खासे व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र वाले के लिए सावधान रहना है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है चंद्रमा भी होता है और वो विपत की श्रेणी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी वेंचर शुरू करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने के पहले कोई अच्छे जो ज्योतिर्विद हैं उनसे अपना संपर्क कर लेंगे और थोड़ा सा शिव की पूजा करेंगे। चंद्रमा शिव के मस्तक पे रहते हैं, भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा बिल्कुल शांत हो जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने दिन तक ये रहेंगे शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में, और अगर कोई नेगेटिविटी है आपके जन्मपत्री के अनुसार तो ये बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र वाले के लिए अच्छा धनदायी, अच्छा प्रॉस्पेरिटी आएगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो वहाँ पे क्लिक कर जाएंगे ये, अच्छी खासी ज़मीन का कोई विवाद होगा वो भी सुलझ जाएगा। आद्रा नक्षत्र, चूँकि आद्रा नक्षत्र जो है वो खुद राहु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र जो है वो भी राहु का नक्षत्र है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर वे, अच्छा रहेगा। पुनर्वसु को अगर हम लोग लेते हैं तो पुनर्वसु वाले राज करेंगे,
हर तरीके से फ़ायदा होगा। अगर उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो समझ लीजिए कहना ही क्या है, हर तरीके से फ़ायदा होगा। पुष्य नक्षत्र वाले के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं और राहु जो है अपने नक्षत्र के अनुसार जो राहु का नक्षत्र है उसका कंजुगेशन शनि के साथ हुआ है। तो जो मैंने पहले बताया राहु और शनि के कम्बिनेशन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप एडवांटेज ले सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले को थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब समय, आपको मतलब संभल के रहना है, बहुत संभल के रहना है। और जनपत्री का सही तरीके से अवलोकन करा के जो पूजा पाठ या स्टोन्स वगैरह जो होते हैं उसको आप ज़रूर धारण कर लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और भगवती की पूजा आराधना करना ना भूलेंगे। कुंवारी कन्या को कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ खिलाते रहने का, तो ये इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र वाले के लिए ये ठीक समय है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम आएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। ये प्रत्यरी की श्रेणी में आ रहा है, यानी आपके दुश्मन अनवांटेड न चाहते हुए भी पैदा हो जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी, ये आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा, घर में शादी विवाह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन वगैरह का भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, फिर अगर आपका जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है तो चूँकि ये भी चंद्रमा का नक्षत्र है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। भगवान शिव की पूजा कीजिए, सावधानी से रहने की ज़रूरत है। चित्रा नक्षत्र वाले, इसका स्वामी मंगल होता है। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, रियल एस्टेट के बिज़नेस में है तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अगर पुलिस जॉब में है, मिलिट्री में है तो प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हैं पुलिस के जॉब में जाने के लिए, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। स्वाति नक्षत्र वाले के लिए भी अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अब आ जाइए अनुराधा नक्षत्र, वो भी उनके लिए भी ये साल मतलब जब तक शनि देव सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे दे विल प्रोड्यूस द गुड रिजल्ट। उसके अलावा अब आ जाइए ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करेंगे आप, भगवती की आराधना जरूर करेंगे, कुंवारी कन्या को जरूर खाना कुछ ना कुछ देते रहेंगे, खिलाएंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद अब आइए मूल नक्षत्र, ये भी ठीक रहेगा आपके लिए। मूल नक्षत्र में जन्म लेने और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, दुश्मन अनवांटेड पैदा हो जाएंगे। बहुत ऐसे स्थिति आएगी कि अनवांटेड आपको मतलब हर जगह एक हॉस्टाइल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जनपत्री का सही विश्लेषण कराकर किसी भी काम को आगे बढ़ेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्रवण नक्षत्र वाले, यानी मेरा कहने का मतलब है जिनका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है और बुध के नक्षत्र में हुआ है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। किसी भी अपने ज्योतिष जिनसे भी आप कांटेक्ट में रहते हैं उनसे चर्चा करके आप सजेशन ले सकते हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर घनिष्ठा नक्षत्र है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, मंगल का नक्षत्र अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और शतभिषा नक्षत्र तो चूँकि राहु का ही नक्षत्र है इसलिए इसमें कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद अब आइए पूर्वा भाद्रपद, ये भी अच्छा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो रेवती नक्षत्र होगा, जैसा मैंने आपसे कहा ये 27वां नक्षत्र है, ये अच्छा नहीं रहेगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंवारी कन्या को खिलाइएगा, हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। उसके अलावा भगवती की आराधना करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे ज्योतिष का जो शास्त्र है ये बहुत विशाल है। हर जगह, हर एंगल से, हर परमुटेशन कम्बिनेशन से आप अपने जन्मपत्री का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चर्चा आपसे की कि शनि देव जो हैं शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर के साथ कंजुगेशन हो रहा है, तो क्या प्रभाव नक्षत्रों के अनुसार पड़ेगा। अगर राशि के अनुसार भी हम जाते हैं तो बात एक ही थी, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइक्रोनाइज वे में मतलब माइन्यूटली
नक्षत्रों के अनुसार विवेचना किया। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे चैनल्स पे हैं और कोशिश कीजिएगा लाइक करने का भी, और जो बेल आइकॉन है दबाना मत भूलिएगा। बस ज्योतिष उपग्रह बाई अमरेंद्र में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।